हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल के जो लेक्चर का हमारा अंतिम पॉइंट था वो ये था, इस बात को समझना, इस बात को समझाना कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटर में जो क्वांटिटीज होती हैं, उसका कैपेसिटेंस, उसका चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी एनर्जी, इन सब में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो आज कल हमने दो तीन चीजें पढ़ ली थी। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। चार्ज, अगर कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है बैटरी से तो केवल कैपेसिटेंस के टाइम होगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने स्लैब डाल दी और बैटरी से कनेक्टेड भी है कैपेसिटर, उस समय स्लैब डाली है तो कैपेसिटेंस जैसे ही बढ़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज आपका के टाइम्स हो जाएगा व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सोर्स बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमने बात की थी कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है पोलराइजेशन के कारण। ई नॉट ईपी अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से नेट जो होता है वो ई नॉट अपॉन के रहता है, जिसको हम ई नॉट माइनस ईपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम ई नॉट अपॉन के लिख देते हैं, इससे समझना आसान होता है। परंतु ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण कम हुआ है। अगर कैपेसिटर किसी से कनेक्टेड नहीं है, खुला हुआ है, और आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया इसके अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, पक्की बात है, ई नॉट अपॉन के हो जाएगा। परंतु अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये कल की क्लास की हमारी रिजल्ट्स थे डिस्कशन के। ओके, उम्मीद है कि आपको मेरी क्लियर आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा फोर्सफुली बोल रहा हूं। एक दो दिन और इस तरह चलेगा, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। आइए 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 देखते हैं इसके अन्य पहलू, और फिर हम आगे सवालों पे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको समझ आ गया है कैपेसिटर के अंदर किस तरह परिवर्तित होगा, चेंज होगा जब स्लैब डालेंगे तब। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिए हैं तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है। देखिएगा, जब ये कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, परंतु चार्ज सेम रहेगा क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, क्षमता बढ़ा दी है लेकिन सोर्स ही नहीं है, चार्ज कहां से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा ई नॉट अपॉन के पोलराइजेशन के कारण, और जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस में भी पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा वही इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस में भी पड़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय k इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी। When the capacitor is connected to the battery like that, इस तरह, तो हम जानते हैं कि पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होता है लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज आके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन कर देता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आया तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। जो बैटरी का पोटेंशियल है, मान लें वी नॉट, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स का रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV। ओके, बिल्कुल ये बात आपको समझने वाली है बच्चों। इससे रिलेटेड कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको चैप्टर वाइज में दिखा दिए जाएंगे, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अमूमन बच्चा छोड़ देता है क्योंकि ये हमारे मेन एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। गाइड्स में एक टेबल बना दी गई है कि चार्ज पर ये इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पर ये इफेक्ट पड़ेगा, कारण उसमें भी नहीं दिया है। मैं आपको कारण के सहित समझा रहा हूं तो आप आसानी से, तुम्हारे अंदर ये सारी की सारी बातें जाएंगी और स्मूथली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखिए देखिए देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है एनर्जी की। किसकी बात आती है साहब? एनर्जी की बात आती है। आइए देखिए, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। मान लीजिए पहले एनर्जी थी E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पहले एनर्जी मान ले U, अब एनर्जी होगी U बराबर हाफ CV स्क्वायर। जरा देखिए, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो जाएगा, तो KC लिख दिया हमने, ये इनिशियल है।
हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल क्या होगी, सी की जगह के सी, कैपेसिटेंस के टाइम्स, एंड बिकॉज ऑफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण से रिड्यूस हो जाएंगे ई नॉट अपॉन के, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा वी नॉट अपॉन के, यानी वी अपॉन के, और इसका स्क्वायर है, तो ये के कटेगा, आंसर आएगा 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन के, यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी हो जाएगी यू नॉट अपॉन के। ये उसका डेरिवेशन है कि एनर्जी जो है वो डिवाइडेड बाई के हो जाती है। ठीक है साहब, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम्स है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई के है, उसका स्क्वायर भी है, तो नीचे का के एक कट जाएगा और एक के बचेगा। तो ये आपको दिख रहा है ना, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर था। ओके, अगर ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दे हम बैटरी से, तो इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर और फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ कैपेसिटेंस के टाइम्स, और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पोलराइजेशन के कारण से ई नॉट ई पी अपोजिट होने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस हो जाएंगे इस स्लैब के अंदर जो कि पूरे कैपेसिटर में भरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज आके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करा देगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी स्क्वायर, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये के टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर है। के टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर मतलब आंसर जो आएगा के टाइम यू नॉट। तो फर्क पड़ता है, स्लैब डालते समय कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, इस बात से फर्क पड़ता है। और विज्ञान को अगर हम जितना डिटेल में समझें, जितना अच्छे से समझें, मेरा मानना है उतना ज़्यादा आप नेचर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अपने आप को भी उतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी विज्ञान का ही हिस्सा है। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आइए 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 आइए, देखिए अभी हम सवाल पे आते हैं। हमारा कल का सवाल था जो कि मैं भूल गया, अभी दोबारा से पूरा पढ़ना पड़ेगा। दो कैपेसिटर्स थे, एक C1 था एक C2 था, इस तरह का है ना, और क्या बोल रहे थे, C1 इज इक्वल टू 2C2। C1 जो है वो C2 से दुगना है, यानी ये 2C और ये C, और ये बैटरी का वोल्टेज V, और यहाँ पे K लगी थी K। आइए देखिए क्या है, पूछ रहे हैं कि हमने कैपेसिटर्स को फुली चार्ज किया, उसके बाद की को हटा दिया। अब चूंकि की हट गई है तो अब बैटरी से ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने की हटा दी है, और की हटाने के बाद स्लैब डाली है। समझ रहे हैं ना आप, इससे फर्क पड़ेगा कि की अगर लगी होगी तो बैटरी से कनेक्टेड होंगे दोनों कैपेसिटर, की हटा के तब स्लैब डाली है, बहुत फर्क पड़ता है, और यही कारण है कि अंदर से मजा आता है। Initially the K is kept closed, fully charged capacitor, now thrown open and dielectric slab is inserted to the capacitors. The net capacitance का रेशियो बताइए। Initially तो 2C और C हमने निकाल ही लिया था, 3C होगा, और फाइनल जो कैपेसिटेंस होगा, टोटल कैपेसिटेंस फाइनल, तो वो हो जाएगा ये भी K टाइम्स 2C और वो K टाइम्स C, ये शायद कल मैंने करा दिया था, तो K टाइम्स 3C। सही है साहब, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, वेदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है, चाहे वो कनेक्टेड हो बैटरी से, चाहे ना कनेक्टेड हो। अभी देखिए और क्या पूछ रहे हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, एनर्जी बताइए। इनिशियली जब ये की लगी थी तब ये जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल भी V था, ये जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल भी V था, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इसकी एनर्जी होगी, मैं ऐसे निकाल दूं क्योंकि ऐसे निकालना अच्छा लगता है, U टोटल होगा हाफ C टोटल V स्क्वायर, V टोटल का स्क्वायर। अब इंडिविजुअल एनर्जी निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे, तब जाके टोटल एनर्जी आएगी, तो एक ही बार में निकाल सकते हैं C टोटल और V टोटल का यूज करके, है ना। तो हाफ C टोटल कितना आया 3C, और V है V उसका स्क्वायर, तो आंसर आया 3 इंटू हाफ CV स्क्वायर, दिस इज द आंसर। फाइनली
एनर्जी हो जाएगी यू टोटल, फाइनल में हो जाएगा आपका हाफ सी टोटल वी स्क्वायर। आप बताइए हाफ इसको थ्रोन ओपन एंड इसमें डाल दिया है ये, तो सी टोटल की वैल्यू क्या आई थी के टाइम्स 3C नहीं के टाइम्स 3C, ये फाइनल कैपेसिटेंस आया था जब स्लैब डाल दी थी तब। और V यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि ये कैपेसिटर से क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है दोनों कैपेसिटर, तो पोलराइजेशन के कारण से कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस B अपॉन के का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। इसका C जो है टोटल के टाइम्स होने के कारण से K इंटू 3C हो गया है और पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन के हो जाएगा। ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, इस केस से ये के कट जाएगा तो बचेगा ये मैं लिख दूं हाफ 3K V इसका अपॉन के, तो मैं दिस डिवाइडेड बाय के है ना, तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, 3 इंटू हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। ठीक है बच्चों, तो आपको रेशियो निकालना था है ना, इनिशियल और फाइनल का। इनिशियली है 3/2 हाफ CV स्क्वायर और फाइनली है 3/2 CV स्क्वायर अपॉन के, 3/2 CV स्क्वायर अपॉन के। और मेरे ख्याल से वो अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा या जहां भी जाए 3/2 कट गया, CC सब कट गया, अपॉन के ऊपर पहुंचेगा तो नीचे आ जाएगा आंसर के रेशियो बाय। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और सवाल से पहले जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और देखिए ये सवाल CBSE का सवाल है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इनका पोटेंशियल V अपॉन के हो गया है। जो लोग इस पर ध्यान नहीं रखेंगे, केवल कैपेसिटेंस को ही के टाइम करेंगे, तो उनका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, एक एक छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान देंगे तो विज्ञान को समझना बहुत अच्छा लगेगा। और ध्यान दीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से फीलिंग प्राप्त कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप फिजिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जो हमारे अपने व्यवहार से अलग रहता है। चार्जेस फील्ड्स हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर उनमें भी आपको पूरा समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से और चीज़ें की गहराइयाँ समझ में आ रही हैं, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं फिजिक्स का। क्योंकि मैं काफ़ी कुछ पढ़ा हूँ तो मुझे आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ को समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कौन सी चीज़ को समझाना तो बहुत आसान रहता है, तो वो सब आइडियाज रहते हैं। आइए देखिए, तो रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है तो मैं ये थोड़ा तेज करूंगा। ये 2 कैपेसिटर्स, 9वां सवाल मेरे हिसाब से 2014 का ही है, दूसरे सेट में होगा, सेट में फर्क पड़ता है। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1 C2 कनेक्टेड सच दैट, इस प्रकार से 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। चलिए, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। 2 कैपेसिटर्स of capacitance C1 and C2 such that C1 is equal to C2 upon 2, C1 is equal to C2 upon 2, यानी अगर मैं इसको C मान लूं तो ये हो जाएगा C/2 है ना, C1 जो है वो इसका आधा है। सही है, बिल्कुल। चलिए, कह रहे हैं बैटरी V वोल्ट की है, की लगी हुई है, ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं, तो पॉजिटिव प्लेट ये हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट ये हो जाएगी और नेगेटिव प्लेट नीचे वाली, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है। सेम सवाल है, जब ये पूरे चार्ज हो गए उसके बाद की को हटा दिया और इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। सही है ना, सेम सवाल है। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल नेट कैपेसिटेंस का रेशियो। सेम सवाल है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले नेट कैपेसिटेंस क्या था पूरे सर्किट का, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद नेट कैपेसिटेंस क्या रह गया, ये आपको समझना है। पहले क्योंकि ये पैरेलल में लगे दोनों कैपेसिटर, तो बिफोर पुटिंग स्लैब पैरेलल में है तो C टोटल हो जाएगा C1 प्लस C2 यानी C/2 प्लस C यानी 3C/2। कितना हो गया, 3C/2। आफ्टर पुटिंग स्लैब क्या हो जाएगा,
टोटल कैपेसिटेंस रहेगा ये भी K टाइम्स वो भी K टाइम्स, क्योंकि स्लैब डाल चुके हो आप, तो K टाइम्स C/2 प्लस K टाइम्स C, तो आंसर वही आएगा K टाइम्स 3/2C। नेट कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये किसी का बच्चों गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए देखिए, तो कैपेसिटेंस का रेशियो K रेशियो 1 हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपने ऊपर क्या रखा है नीचे क्या रखा है, इनिशियल अपॉन फाइनल रखोगे तो 1 रेशियो K आएगा। एनर्जी में क्या फर्क पड़ा, तो वही लाइन में फालतू में डाल दी, बिफोर पुटिंग स्लैब एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू हाफ C टोटल V स्क्वायर, V टोटल का स्क्वायर, हाफ C टोटल कितना था, इन दोनों को जोड़ दिया था हमने तो आंसर आया था 3/2C, और जब हमने स्लैब नहीं डाली थी उससे पहले यहाँ पे की लगी थी, तो दोनों चार्ज हुए थे V भी पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल उन दोनों का V भी था, टोटल पोटेंशियल V। या आप इंडिविजुअल एनर्जी निकालेंगे उसको जोड़ेंगे तो आंसर यही आएगा, मैं टोटल यूज कर लिया एक ही बार में, ठीक है। रफ्तार में तो हो जाएगा 3/4 CV स्क्वायर, दिस इज द आंसर। एंड आफ्टर पुटिंग स्लैब U इज इक्वल टू हाफ C टोटल V स्क्वायर, तो हाफ टोटल C हो गया था K टाइम्स 3/2C, एंड V बिकॉज ऑफ की थ्रोन कैपेसिटर्स आर नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा प्लेट्स का, क्योंकि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन। जैसे स्लैब डाली, स्लैब पोलराइज हो गई, EP E0 अपोजिट हुए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV अपॉन dx, इलेक्ट्रिक फील्ड dV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी कम हो जाएगा V अपॉन K का स्क्वायर, तो आप ये K यहां से मार सकते हैं, तो बचेगा आपका 3/4 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा K रेशियो 1, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये K ऊपर चला जाएगा, K रेशियो 1, ठीक है। आप देख सकते हैं रेशियो अपने आप निकाल सकते हैं, फाइनल का इनिशियल के साथ इनिशियल का फाइनल, बिफोर आफ्टर आफ्टर बिफोर, जैसा भी है, ठीक है साहब। चलिए, तो मैं मानता हूं कि एक कॉन्सेप्ट के लगातार 2 सवाल होने से आपके दिमाग के अंदर ये बात आसानी से पहुंच गई होगी। कोई बात अगर आपको कठिन लगे तो जरूर पूछ सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल, मेरी किताब में ये इस तरह का बना है, 3rd चैप्टर के बाद इसको आना चाहिए, अभी 3rd चैप्टर हमने नहीं पढ़ाया है, तो रेजिस्टेंसेस हमने नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस है रेजिस्टेंस का आपके दिमाग में, क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हैं, तो आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिए, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द सर्किट। कैपेसिटर में सर्किट में कहीं ना कहीं एक कैपेसिटर लगा है, जो कि ऊपर लगा है 6 माइक्रोफैराड का, उसके अंदर चार्ज कितना जाएगा इस बैटरी के कारण, क्यू निकालना है, क्यू ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का क्यू निकालना है, क्यू, और आप जानते हैं क्यू बराबर CV होता है, यानी क्यू को निकालने के लिए आपको C मालूम होना चाहिए, जो कि आपको पता है, V भी पता होना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो कि आपको नहीं पता, यानी असल में हमको पहले V निकालना है, फिर जाके हम चार्ज निकाल पाएंगे। एक बात बताइए, एक लाइन आप यहां पे लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC करंट, कैपेसिटर DC करंट को ब्लॉक कर देता है, DC को, यानी बैटरी का करंट कभी भी कैपेसिटर को क्रॉस करके आर पार नहीं जा सकता, वो जब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो जाता तब तक तो करंट क्रॉस करता है कैपेसिटर को, जैसे ही एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाए, ये मेरी लाइन जो है आप याद कर सकते हैं, जैसे ही एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर फिर अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देता, बैटरी वाले करंट को, DC करंट को, इसीलिए उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स DC करंट। एक बार चार्ज होने के बाद वो नहीं उसको अंदर से जाने देता, इसका कारण आपको चैप्टर नंबर 7 में पता चलेगा, और बाकी का पूरा चैप्टर नंबर 8 में पता चलेगा
कि हाउ एंड वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। अभी आपको मैं इतना बता सकता हूं कि दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, तो कैसे करंट इधर से उधर जाए, है ना। यानी करंट जो होगा वो आई यहां जाएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर, इस तरह पूरा एक चक्कर काटेगा। क्या आप इस आई की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर आप 10th क्लास का थोड़ा भी याद रख सकते हैं, रखे हुए हैं, तो आप इस आई की वैल्यू निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V बताइए कितना है 2 वोल्ट, और R बताइए कितना है 30 ओम। इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, और इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 10 और 20 30, क्योंकि ये सीरीज में है। तो आंसर आ जाएगा 1/15 एम्पियर करंट। क्या फायदा हो गया? हमको तो चार्ज निकालना था, कहां चले गए रेजिस्टेंस और करंट में? ये 3rd चैप्टर का सवाल है। कोई बात नहीं, आपने करंट निकाल लिया, समझ में भी आ गया आपको कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से V और R यहां से करंट आ जाएगा 1/15। बच्चों क्या आपको ये पता है कि करंट आपको पता चल गया है इस रजिस्टर से कितना गया है, इस रजिस्टर से कितना गया है, दोनों से सेम ही करंट जाएगा क्योंकि एक के बाद एक लगे हुए हैं, सीरीज में है। लेकिन क्या आप इस रजिस्टर का वोल्टेज निकाल सकते हैं? V1 इज इक्वल टू IR1। इसका पोटेंशियल क्या होगा? I है 1/15 और रेजिस्टेंस है 10, 5 3 15, 5 2 10, 2/3 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और देखिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। हमने किस तरह अपना सवाल कैपेसिटर तक पहुंचाया। तो जो पोटेंशियल इस रजिस्टर का होगा IR से निकाला 1/15 × 10, तो 5 2 10, 5 3 15, 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट इसका भी होगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल है। तो Q इज इक्वल टू CV, C है 6 माइक्रो एंड वोल्टेज इज 2/3। अब ये 2/3 कैसे आया है, ये आपने पूरी जर्नी देखी है। 3 2 जा 6, तो आ गया 4 माइक्रो कूलम्ब। कितना चार्ज इसके अंदर जाएगा? 4 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, चलिए साहब, तो कैपेसिटर की ब्रांच में कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स, यानी मिली सेकेंड्स के बाद कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देता। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया होगा, करंट इसके इस वाले ब्रांच में भी गया होगा, फिर उसके बाद नहीं गया, वो एक स्टेडी स्टेट आ गई। और हमने स्टेडी स्टेट के बाद ही सवाल बनाया है, करंट जब केवल इस सर्किट में रहेगा तब। हमने इसका वोल्टेज निकाल लिया, वही वोल्टेज इसका होगा, Q बराबर CV रखा और खत्म कर दिया। ठीक है साहब, चलिए, वेरी गुड। अगर आपको इसमें कोई शंका होती हो, लघु और दीर्घ कैसी भी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 11वां सवाल, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को जान चुके हैं तो थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स जितना बड़ा ही उसका एरिया है, बट हैज थिकनेस D/2। Find the expression of net capacitance when the slab is inserted between the capacitor. कैपेसिटर के अंदर D/2 थिकनेस की एक स्लैब डाल दी है और आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है स्लैब डालने के बाद क्या हो जाएगा। अगर आप इस प्लेट को पॉजिटिव कहना चाहते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, प्लस के पास माइनस, और फिर इधर प्लस पोलराइज हो जाएगा। हम सबको पता है कि ये डेरिवेशन कैसे करना है, T थिकनेस को लेकर करना है। कितनी? T, और बकाया बची हुई कितनी हो जाएगी? ये पूरी अगर D है तो D-T। तो आप कैसे करेंगे? C इज इक्वल टू Q/V, क्योंकि कैपेसिटेंस हम यहीं से निकालते हैं, Q बराबर CV से ही, है ना। बोल तो नहीं गए हैं, हमने पूरा शुरुआत से यहीं से कैपेसिटेंस निकाला है हमेशा। V कैसे आएगा? V आएगा E0 D-T प्लस ET। इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है उस जगह का मल्टीप्लाई करके हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E0 D-T में है, जबकि E केवल T में है। E इसके अंदर ही अंदर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और E0 जो है वो बाहर
ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E। आइए देखिए तो ये हो गया E नॉट D माइनस टी और ये हो गया E नॉट अपॉन K T। हम जानते हैं स्लैब के अंदर E नॉट अपॉन K होता है। आइए देखिए तो आप E नॉट को कॉमन ले लीजिए, D माइनस टी प्लस T अपॉन K ऑन पुटिंग दिस वैल्यू हियर, क्या मिलेगा हमको? C इज इक्वल टू Q अपॉन E नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K ऑन पुटिंग ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा व्हाट इज सिग्मा? Q अपॉन A। चार्ज डेंसिटी, चार्ज किस तरह किस डेंसिटी में इस पर फैले हुए हैं, तो चार्ज अपॉन एरिया। आई यूज माई Q, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। बच्चों ये डेरिवेशन पूरा कॉपी में पहले से ही मौजूद है, परंतु फिर भी मैं एक बार मेरा कर्तव्य बनता है इसको कराने का, क्योंकि ये सवाल बीच में हमारे पास आ गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T इज इक्वल टू D बाई टू धर दीजिए, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D बाई टू प्लस D बाई टू के। T की जगह आपको D बाई टू रखना है, हमने T मान के पूरा डेरिवेशन किया। क्या हो जाएगा? D माइनस D बाई टू, D बाई टू बचेगा प्लस D बाई टू के, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाई टू आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन K, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और ये हो जाएगा K प्लस 1 अपॉन K ऊपर पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके यहाँ भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना वक्त है सवाल सॉल्व करते समय। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए तो जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं आप भी उसी तरह सोचने का प्रयास करें। जब आप हमारे तरह सोचने लगेंगे फिर आपको हमारे सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। 12वां सवाल, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। आपके सामने एक सवाल होगा, यहां पर दो कैपेसिटर लगे हैं इस तरह, यहां पे लिखा है E1 और यहां पे लिखा है E2, यहां पे लिखा है C1, यहां पे लिखा है C2। आफ्टर चैप्टर 3 हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपको ये नहीं बताया कि ये क्या होता है। ये जो टेढ़ा वाला E है ना, ये वाला E, कुछ लोग इसको इस प्रकार से बनाते हैं, इसको बोलते हैं EMF, सेल का EMF। वो अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराइए मत। अगला क्वेश्चन मेरे किताब में 13वां क्वेश्चन है ये। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ईच प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D। देख रहे हो हम केवल दो शब्द पढ़ रहे हैं और चित्र पहले बना रहे हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। आप भी ऐसा करें। इस चार्ज विद चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है एंड इसको माइनस चार्ज दिया जाता है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसको चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उतनी ही इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी आ जाएगी। इसको चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा, तो आप समझिए जरा, आपके पास डेरिवेशन मौजूद है। इनिशियली इस पे चार्ज था 0 और फाइनली इसको हमें फुल चार्ज करना है Q। हम क्या करेंगे, इस प्लेट से इस प्लेट तक चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, धीरे धीरे ये प्लस होता जाएगा, और चूंकि प्लस चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो यहां से धीरे धीरे माइनस होता जाएगा। असल में हम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे होंगे, जिस कारण से ये प्लस और ये माइनस हो रहा है, लेकिन हम थ्योरी ऐसे ही बनाते हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। आइए, किसी भी समय इस पे चार्ज Q डैश आ चुका था, इस पे माइनस का Q डैश हो गया होगा, फाइनल 0 से Q करना है, और उस समय इनका पोटेंशियल डिफरेंस V डैश था और dq चार्ज उस समय ट्रांसफर हो रहा था। तो इस dq चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना वर्क करना पड़ेगा आपने निकाला होगा, dw इज इक्वल टू q डेल्टा v। चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो q, जो कि इस समय dq है, एंड डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क बराबर q डेल्टा v।
आपने याद किया होगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से आया है, W इज इक्वल टू क्यू वी। आगे देखिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू वी डैश, इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन C। तो पूरा कैपेसिटर को चार्ज करने में 0 से Q तक चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इस C को हम बाहर निकाल लें और Q डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्क डन, कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ा। जो भी हम वर्क करेंगे वो इस कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। देखिए जरा, तो ये डेरिवेशन था। आप बगल में अपनी कॉपी जरूर रखें, 3 चीजें होनी चाहिए चैप्टर वाइज, इधर नोट्स और इधर रफ। कोई नई बात हो तो आप रफ में लिखें, नहीं तो नोट्स देखें। 14th क्वेश्चन, ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराड। ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, ये एनसीईआरटी का है। 15 माइक्रोफैराड इस तरह 100 वोल्ट से कनेक्टेड है, यहां 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। चलिए, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये 4 कैपेसिटर्स हैं, 15 15 15 15 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। बताइए क्या करना है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। पहले तो आप नेट कैपेसिटेंस निकालिए। तो इधर से देखिए आप, ये तीनों आपको सीरीज में दिखेंगे, है ना। पीछे से देखिए, ये डब्बे वाला सवाल है, तीनों आपको सीरीज में दिखेंगे। तो 1 अपॉन C क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15, यानी 1 अपॉन C हो जाएगा 3 अपॉन 15, यानी 1 अपॉन 5, यानी 1 अपॉन, तो C क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस 5 हो गया, यानी इन तीनों का जो 5 होगा वो इसके तो पैरेलल में होगा। 15 और 5 जब पैरेलल होगा तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 प्लस 15, यानी 20 माइक्रोफैराड। दिस इज द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। तो ये तीनों सीरीज में है, उसके बाद इनका जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल में है, और ये इस तरह हमने खत्म किया। 20 माइक्रोफैराड टोटल कैपेसिटेंस है। आंख मूंद के हमने C टोटल निकालना है जब भी सर्किट दिया हो। अब Q टोटल भी निकाल के तब सवाल पढ़ेंगे। Q टोटल आएगा, Q बराबर CV होता है, तो C टोटल V टोटल 20 माइक्रो, और V कितना लगा है टोटल सर्किट में 100, तो हो जाएगा 20 माइक्रो, यानी 2 × 10 की पावर -3 कूलॉम चार्ज, जो कि इस बैटरी ने निकाला। आपने टोटल चार्ज कैलकुलेट किया है, यानी ये बैटरी कितना चार्ज निकालेगी, यहां पे जाके चार्ज बटेगा, है ना। अब ये 2 मिली कूलॉम है, ये चार्ज बटेगा। थोड़ा तो चार्ज ऊपर मुड़ जाएगा इधर, और कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ ऊपर कुछ इधर। अब जरा हमको बताएंगे कि इस ऊपर वाली ब्रांच में कितना कैपेसिटर लगा है, 5। आप 15 15 15 3 बोलेंगे, वो उसका मतलब है 5। आपने सॉल्व किया है, इन तीनों का इक्विवेलेंट 5 होता है। तो ऊपर वाली ब्रांच में 5 माइक्रोफैराड लगा है, और इधर वाली ब्रांच में 15 माइक्रोफैराड लगा है। 5 और 15 का रेशियो होता है 1:3, यानी चार्ज 1:3 में जाएगा। जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है 1:3, 5 और 15 का, वही चार्ज का रेशियो होता है, क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार ही चार्ज जाता है, क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऊपर अगर x जाएगा तो नीचे 3x जाएगा, 5 और 15 का 1:3, और ये दोनों मिला के जो चार्ज है वो 2 × 10 की पावर -3 है, तो ये 4x हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3 कूलॉम, x हो जाएगा 2/4, यानी 0.5 × 10 की पावर -3 कूलॉम। ये ऊपर जाएगा C1 C2 C3 तीनों में, जबकि C4 में जाएगा 3x, 3 × 0.5 × 10 की पावर -3, ये x की वैल्यू है, यानी ये हो जाएगा कितना 1.5 × 10 की पावर -3 कूलॉम C4 कैपेसिटर के अंदर चार्ज जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं चार्ज इन C4। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किस तरह हम सवाल लगा रहे हैं, और
उसी तरह आप भी सोचने का प्रयास करें। ओके, मैं ये मानता हूं कि जितने भी सवाल आपके न्यूमेरिकल हैं और आपको लग रहा हो कि नहीं ये सवाल हमसे नहीं हो पाता अगर आज ये वीडियो ना देखते तो ऐसे सवालों को आप अपने कॉपी पे जरूर नोट करें। आप वहां पे लिखें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, और जो भी आपको 8, 10, 20 जितने भी नए सवाल मिल रहे हैं या ऐसे सवाल मिल रहे हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर रहे थे या अभी भी कर रहे हों, जैसे तैसे आपको समझ आ गया तो आप उनको नोट जरूर करिए, क्योंकि साल भर में उन सवालों को बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। जो सवाल आप फटाक से देख के सॉल्व अभी कर रहे हैं तो बोर्ड की तो तैयारी करेंगे तब तो बड़े आराम से हो जाएगा, इसलिए आप उनको जरूर लिखिए जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं अपने आप से। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने 14 सवाल तक मैं पहुंच गया हूं और मैं रिपीटेड क्वेश्चंस जो होंगे उनको मैं छोड़ता जाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 दिन और ये चैप्टर वाइज सॉल्व करानी है। कुछ होमवर्क भी आपको देंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, जो एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होंगे। जैसे अभी मैंने 2 सवाल लगवाए थे C1 और C2 वाले, है ना, आते ही आते इस क्लास में। तो ऐसा करने से क्या है कि हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।